प्लीज खतरनाक ढलान पार्ट 3। आह ठहरो, इमरान ने घोड़ा रोकते हुए कहा। क्या बात है? लेकिन इमरान ने कुछ कहे बगैर थैले से दूरबीन निकाली और चट्टानों में किसी जगह का जायजा लेने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आंखों से दूरबीन हटाता हुआ बोला, शायद मैंने वो जगह देख ली है, मुझे भी दिखाओ। तुम ना देख सकोगे। अच्छा, अब मैं हमें घोड़ों से उतर जाना चाहिए। ये लो। शार्क घोड़े पर से उतरता हुआ बोला, अब बताओ। अमरान भी अपने घोड़े से उतरा और दोनों घोड़े एक जगह बांध दिए गए। इन्होंने एक दुश्वार गुजार चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। खासी जद्दोजहद के बाद वो ऐसी जगह पहुंच सके जहां मजीद आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। शार्क ने दोनों तरफ देखते हुए कहा, ये कहाँ ले आए हो? क्या तुम्हें वो शगाफ नहीं दिखाई देता? हमरान ने कुछ ऊपर हाथ उठाकर इशारा किया। वहां तक पहुंचोगे कैसे? अभी पहुंच कर दिखाता हूँ। अगर तुम पहुंच भी गए तो घोड़े कैसे पहुंचेंगे? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वादी ज़लमीर तक पहुंच सकूंगा या नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम इसी रास्ते से वादी में दाखिल हों। अच्छी बात है, कोशिश करो। इमरान उछला और एक शगाफ में दोनों हाथ डालकर झूल गया। 6-7 फुट ऊंची पर जमीन पर लटकता रहा। उतनी ऊंची छलांग लगा सकते हो? शार्क ने हैरत से कहा। इमरान ऊपर उठता चला गया। शार्क को ऐसा लगा जैसे शगाफ के अंदर से किसी ने पकड़कर इसे ऊपर घसीट लिया हो। इसने इसके पूरे जिस्म को शगाफ के अंदर गायब होते देखा और मजतरब अंदाज में इसे आवाज़ें देने लगा। जल्दी इमरान ने शगाफ से बाहर सर निकाल कर कहा, फिक्र मत करो, घोड़ों पर ध्यान रखना, मैं अभी आया। वो फिर मुड़ा था और थैले से टार्च निकालकर घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा था। एक सुरंग नमद्राड़ में खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी। टार्च की रोशनी में आगे बढ़ता रहा। 200-250 गज खिसकने के बाद इसे फिर सूरज की रोशनी दिखाई दी थी। इस कुदरती सुरंग के दूसरे दहाने से वादी ज़लमीर साफ नजर आ रही थी। इधर की ढलान भी दुश्वार गुजार नहीं मालूम होती थी। चाहता तो दहाने से निकल कर नशीब में दौड़ता चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वापसी रवादरी में नहीं हुई। टार्च की रोशनी में सुरंग का तफसीली जायजा लेता हुआ पलट रहा था। एक जगह उसे बियर का एक खाली डब्बा पड़ा हुआ मिला। उसने उसे उठाकर इसके सुराख से नाक लगा दी और इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बहुत पुराना नहीं था। ज़ाहरी हालत भी बताती है कि वो बहुत दिनों से वहां नहीं पड़ा रहा। एक जगह डबल रोटी के कुछ टुकड़े भी मिले। वो आगे बढ़ता रहा और दूसरे सिरे तक आ पहुंचा। शार्क वहीं खड़ा नजर आया जहां इसे छोड़ आया था। इमरान को देखकर इसका चेहरा खिल उठा। क्या रही? इसने चहक कर पूछा। रास्ते में बताऊंगा, दूसरे सिरे तक हो आया हूँ। मैं कैसे देखूं? क्या ज़रूरत है? मुझे जो कुछ मालूम करना है कर चुका। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो शार्क के पास जा पहुंचा था। घोड़ों तक पहुंचने में खासी दुश्वारी में पेश आई। शार्क तो कई बार गिरते गिरते बचा था। उतरने के लिए वो ढलान खतरनाक ही थी। अब क्या करोगे? शार्क अपने घोड़े की पुश्त पर हाथ रखकर हाँफता हुआ बोला, बस अब तुम रहबान वापस जाओ। वाह, क्यों? ये नहीं हो सकता। फिर क्या करोगे? वादी ज़लमीर चलेंगे। पहले दौड़कर बड़े आबद से पूछ का हो, क्योंकि इन्होंने वादी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। मैंने सुना था। शार्क अकलाया, लेकिन इन्हें कैसे पता चलेगा? रब अजीम तो देख रहा है। अगर इसके तीन बड़े आबद के कहने ना मानना ज़रूरी है तो तुम तो बाल की खाल उतारते हो। बड़े आबद तो तिमाल पीने से भी मना करते हैं और तिमाल पीने वालों की सरदारी भी तस्लीम करते हैं, उनके तवाइफ भी कबूल करते हैं। क्यों? मैं कहता हूँ इस किस्से को ख़त्म करो। जब तक तुम बड़े आबद की बालादस्ती से इनकार नहीं करोगे, किस्सा नहीं ख़त्म होगा। अगर शिकरालियों का मालूम हो जाए तो तुम्हारा कीमा करके रख देंगे। तुम भी तो शिकराली हो। निकालो अपना पिस्तौल। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बड़े आबद से भी ज़्यादा शायद। अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें वादी ज़लमीर में ले चलूँगा। अब हम इस आम रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करो जिससे काफ़िले गुजरते हैं। बस मगरब की तरफ चलते रहो। मनहूस पहाड़ के पास से गुजरना होगा। मनहूस पहाड़? इमरान ने हैरत से दोहराया। हाँ, अगर वो पहाड़ हायल ना होता तो हमें जर्द रेगिस्तान तक पहुंचने में दुश्वारी न पेश होती। इस मनहूस पहाड़ की वजह से 150 मील की मुसाफत बढ़ जाती है। सदियों से ये पहाड़ मनहूस कहलाते हैं। नाकाबिले अबूर हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ये चट्टानी सिलसिला तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शाम हो चुकी थी। परिंदों के शोर से फजा गूंजने लगी। इमरान ने परतफक्कर लहजे में कहा, क्यों न रात यहीं गुजार दी जाए? कोई मुनासिब सी जगह तलाश करो। मैं जल्द से जल्द इन जानवरों को देखना चाहता हूँ। बस कल देख लेना। यहाँ इन्हें कोई गार ना मिल सका। अलबत्ता एक ऐसी चट्टान दिखाई देगी जो साहिबान का काम भी दे सकती थी। इसके नीचे इन्होंने घोड़ों के जीने उतार दी। शार्क आग जलाने के लिए खुश्क पौधों के
डंठल उखाड़ता फिर रहा था। यहाँ दरख्त नहीं थे, इनसे लकड़ियों हासिल कर ली जाती। शार्क इमरान से बहुत दूर चला गया था। वो इसे देखता रहा, फिर जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर इसमें बैटरी रखी और बिल्कुल ऐसे अंदाज में बोलने लगा जैसे किसी और से गुफ्तगू कर रहा हो। दो हजरे खाली पड़े, पता नहीं तहमास और कंतूर कहाँ गायब हो गए। फिर नस्वानी आवाज बनाकर बोला, तहमास और कंतूर? मर्दाना आवाज, हाँ दोनों के हजरे खाली हैं, पता नहीं किस वक्त निकल गए हैं, कोई देख नहीं सका। नस्वानी आवाज, कुछ समझ में नहीं आता इन्हें क्या हो गया है। मर्दाना आवाज, रब्बे अजीम ही जाने, सरदार शहजाद ने तो अब बोलना भी छोड़ दिया है। क्यों शार्क, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तुमने ठीक सुना है। इमरान ने फिर इसे निकाला कर दिया। थोड़ी देर बाद शार्क खुश डंडलियों का गठरा उठाए वापस आ गया। आज सर्दी मजाज पूछ लेगी, इमरान बोला, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, शार्क ने कहा और गटर फेंक कर फिर चला गया। इमरान इसे तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। इसके दानश में मुनासिब तरबियत इस लड़के को बड़े काम का आदमी बना सकती थी। बड़े आबद से मुतल्लक इसने इससे जिस किस्म की गुफ्तगू की थी वो ठंडे दिल से सुनता रहा था। इसकी जगह कोई दूसरा शिकराली होता तो मरने मारने पर आमादा हो गया होता। कुछ देर बाद वो एक गडरा उठा लाया था। बस करो, इमरान हाथ उठाकर बोला, मैंने ऐसी तदबीर सोची है कि सर्दी से भी महफूज रहेंगे और हमारे लिए कोई खतरा भी बाकी नहीं रहेगा। शार्क ने गटरा जमीन पर डाल दिया और एक तरफ बैठता हुआ बोला, अच्छी बात है, करो तदबीर। मैं सोच रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। इमरान ने कहा, आखिर किसकी नकाली में खैरा सर बनने की सूझी थी। वो खिसानी हंसी के साथ हंस कर रह गया। थोड़ी देर बाद कुछ सोचता रहा, फिर बोला, दरअसल अपनी सौतेली माँ को दबाए रखने के लिए मैंने खैरा सर का बैरूप भरा था, लेकिन सफ शकन की आंखों से तो नहीं छुप सकता। मेरा ख्याल है कि न सिर्फ सुतीली माँ बल्कि बाप भी डरने लगा होगा। शार ने कहका लगाया और सारी लाकर बोला, इनकी तो सरदारी भी मेरे दम से कायम है, वरना कभी की इसे खो चुके होते। तुम्हारे आने से अस्कर भी खाइफ हो गया था, सभी डरते हैं। ये देखो, इसने दाना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। वैसे छोटी उंगली की जड़ में एक और नन्ही सी उंगली दिखा रहा था। ये क्या है? मैं संघर्ष भी हूँ, कोई शकराली मेरा खून बहाने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमारा अकीदा है कि 6 उंगलियां रखने वाले के कत्ल से तबाही फैलती है। ज्यादातर संघर्ष दरवेश हो जाते हैं, लेकिन मैंने खैरा सर बनना ही मुनासिब समझा। बहुत चालाक हो, अब तुम जो चाहो करते फिरो, कोई तुम्हें टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। शार्क ने फिर कहका लगाया और बोला, अगर ये बात ना होती तो कभी का मार डाला गया होता, लेकिन मैंने अब कुछ और ही सोचा है। क्या? तुम्हें बहुत जल्द जानवर बना दिया। क्या मतलब? क्या मतलब? शार्क उछलकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ, इमरान मुस्कुराकर बोला, इस तरह तुम सर्दी से महफूज भी रह सकोगे। ये पता नहीं क्या कह रहे हो, सचमुच जानवर नहीं बनोगे? और अगर नकली जानवर बनने पर तैयार ना हुए तो वादिय जलमीर में सचमुच जानवर बना दिए जाओगे। साफ साफ कहो, इन लोगों के जिस्मों में कोई ऐसी दवा दाखिल की गई है जिसमें इनके रोंगटों को हैरत अंगेज तौर पर बढ़ा दिया है? ये अमल थोड़े वक्त में हुआ था। ये किस तरह मुमकिन है? तरक्की याफ्ता लोगों के लिए सब कुछ मुमकिन है। मैं वहाँ तुम्हें ऐसी 2 अदद मादाएं भी दिखाऊंगा जो फरंगी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। इनमें से एक सुनहरी है और दूसरी सफ़ेद, और तुम्हारे शिकराली स्याह बालों से ढके हुए हैं। लेकिन अब मेरे बाप का क्या होगा? हो सकता है इनके पास कोई ऐसी दवा भी हो जो इन्हें दोबारा आदमी बना दे। अगर ऐसा ना होता तो खुद अपनी नस्ल पर हाथ हरगिज साफ ना करते। गोया कोई फरंगी ये सब कुछ कर रहा है। 100% यही बात है। आखिर क्यों? यही तो देखना है। वैसे शिकराली औरतें इनकी हाथ न लग सकी थी, इसलिए इन्होंने फरंगियों को ही जानवर बना दिया, और दोनों मादाएं शिकराली नरों के साथ बहुत खुश हैं। क्या बात हुई? शार्क ने हैरत से कहा। हो सकता है वो ये देखना चाहते हो कि इनके बच्चे आदमी होंगे या जानवर। मैं समझ गया, वैसे भी ये सफ़ेद सुअर हमें जानवर ही समझते हैं, शार्क ने गुस्ली आवाज़ में कहा। पक्की बात कही है तुमने, इमरान सर हिलाकर बोला। अच्छा, तो तुम मुझे किस तरह जानवर बनाओगे? पहले खुद बनकर दिखाऊंगा, फिर तुम्हें भी बना दूंगा। इमरान ने थैले से वो खाल निकाली जिसे अपने जिस्म पर फिट करना था और एक चट्टान की ऊँट में चला गया। शार्क मतहराना अंदाज में बैठा इसका इंतजार करता रहा। इसके चेहरे पर हैरत के साथ न जाने कौन कौन से तासरात नजर आ रहे थे। फिर जैसे इमरान चट्टान की ऊँट से नमदार हुआ, इसका हाथ बेख्तियार होल्स्टर की तरफ बढ़ गया। अरे अरे, कहीं फायर न कर देना, इमरान बोल पड़ा। रब्बे अजीम, शार्क की जुबान से इतना ही निकल। कहो कैसी रही? इमरान करीब आकर बोला। समझ में नहीं आता। अगर इसी रूप में तुम्हारी बस्ती में चला जाऊं तो गोलियां मुझे छलनी करके रख देंगी, इसमें तो कोई शक नहीं।
इसलिए वो बेचारे अजर नशीन हो गए हैं। मुझे कैसे जानवर बनाओगे? शार्क ने पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम पर जो खाल मंडी जाएगी वो तुम्हारी जिसामत से ज्यादा होगी, लिहाजा अपना लिबास भी मत उतारो, उसी पर फिट कर दूंगा। अमरान ने वो खाल निकाली जो शहबाज के लिए तैयार की थी और शार्क के जिस्म पर फिट करने लगा। आधे घंटे के बाद वो स्याह रंग के दो गरीले बैठे नजर आए। इनमें से एक शिकराली जंगी नगमा अलाप रहा था। ये शार्क था। बस करो, अमरान हाथ उठाकर बोला। अगर दुश्मनों ने देख लिया तो समझेंगे कि तुम जानवर बनकर खुशी का इजहार कर रहे हो। मेरा दिल चाहता है अपनी बस्ती में जाकर हिरास फैला दूंगा। बनमांस, अगर शंजिश भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान ने कहा। कोई खौफजदा अगर तुम्हें गोली मार देगा। रात बखैरो खूबी गुजरी थी। वो आराम से इसी चट्टान पर सोते रहे। अलाव रोशन करने की जरूरत नहीं पेश आई थी। दूसरी सुबह जब वो घोड़े के करीब पहुंचे तो शार्क का घोड़ा भटकने लगा था। वह मुश्किल तमाम काबू में आया और सफर दोबारा जारी हो गया। वादी में पहुंचकर क्या करोगे? शार्क ने पूछा। वादी की तरफ से इस शगाफ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जिससे कल वादी का जायजा लिया था। मैं तो इन सचमुच के जानवरों को देखने के लिए बेचैन हूँ। आखिर वो हैं कौन, बताना मुश्किल है क्योंकि जानवर बस जानवर ही होते हैं। वाह, मैं शार्क हूँ, तुम सब शकन हो, लेकिन वो सचमुच जानवर बन गए हैं। अपना नाम क्यों बताएंगे? रहबान का सरदार कैसे कह सकेगा वो शहजाद है? इसलिए तो बेचारा किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता। इनके घोड़े खासी तेज रफ्तारी से रास्ता तय कर रहे थे। अमरान नहीं चाहता था इस हाल में किसी की नज़र उन पर पड़े। वादिया जलमीर में शिकारियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इधर तो शिकारी गुजरते ही रहते थे। दिन ढलने से कबल वो इस पहाड़ी सिलसिले तक जा पहुंचे जिसका जिक्र शार्क ने मनहूस पहाड़ के नाम से किया था। वाकई ये तो ऐसे सीधे खड़े हैं जैसे इंसानी हाथों ने इन्हें तराश खराश कर मस्ता कर दिया हो। मत देखो इनकी तरफ, वरना तुम्हारा सितारा गर्दिश में आ जाएगा, शार्क ने घबरा कर कहा। मेरा सितारा अमूमन काबू में ही रहता है, इमरान बोला। तुम अजीब आदमी हो, किसी बात पर यकीन नहीं रखते। रब अजीम के अलावा और किसी पर यकीन नहीं रखता। सितारे भी रब अजीम ने बनाए हैं और मैं भी रब अजीम की तख्लीक हूँ। इमरान हंस कर बोला। ऐसी तख्लीक जो दूसरी तख्लीकात पर हावी है। शार्क कुछ ना बोला। वादिय जलमीर में दाखिल हो चुके थे। अभी घने जंगलों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। अचानक एक जगह इनके घोड़े भड़कने लगे। अमरान फौरन ही अपने घोड़े से कूद गया, साथ ही जेन से लटके हुए थैले से रिवॉल्वर भी निकाल लिया। शार्क ने इसकी तकलीद की थी। बमुश्किल तमाम वो इन्हें एक दरख्त के तने से बांधने में कामयाब हुए थे। फिलहाल यहीं रुक जाओ, इमरान बोला। पता नहीं क्या चक्कर है, थोड़ी दोनों ही पूरी तरह होशियार हो गए थे। फिर जरा सी देर बाद घोड़े के भटकने की वजह मालूम हो गई थी। करीब की झाड़ियों से भूरे रंग का एक जानवर बरामद हुआ था जिसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। फायर मत करना, इमरान ने शार्क से कहा। यह भी मजलूम ही लगता है, फरंगी मालूम होता है, शार्क ने कहा। खुदा जाने मालूम होता है या होती है, इमरान ने कहा। सामने खड़े खौफजदा जानवर से शिकराली में पूछा, तुम नर हो या मादा? मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो, बूढ़े जानवर ने बेबसी से अंग्रेजी में कहा। हाँ, फरंगी ही आवाज से नर मालूम होता है, इमरान ने शार्क से कहा। साथ ही वो सोच रहा था इस जानवर पर अपनी अंग्रेजी दानी जाहिर करे या ना करे। किसी विदेशी नर की मौजूदगी इसके नजरिए को यकसर गलत साबित किए दे रही थी। कहीं वो भी इन्हीं की तरह जानवर के बेरूप में ना हो। इसका मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता है कि शिकारी जानवरों से करीब रह के इनकी मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत का जायजा लिया जा सके। इमरान ने रिवॉल्वर की जनबे से करीब आने का इशारा करते हुए शार्क से कहा, होशियार रहना, बज़ाहिर ये मसला भी नहीं मालूम होता। बूढ़ा जानवर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया, लेकिन अब इसके दोनों हाथ अब भी ऊपर उठे हुए थे। तुम इसके पीछे खड़े हो जाओ और पुश्त के बाल मुट्ठी में जकड़ कर खींचो, इमरान ने शार्क से कहा। अभी मालूम हो जाएगा असली है या हमारी तरह नकली। हाँ, ये ठीक है, शार्क ने कहा और छपट कर बूढ़े जानवर के अकब में चला गया। फिर जैसे ही इसने इसकी पुश्त के बालों पर छपटा मारा था, बूढ़ा जानवर बेसाख्ता चीखने लगा। छोड़ दो, असली है। मैं नहीं समझ सकता कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, बूढ़ा जानवर बलबला कर बोला। हम भूखे हैं, तुम्हें भून कर खाएंगे, इमरान ने अंग्रेजी में कहा। खुदाया तेरा शुक्र है, बूढ़ा जानवर बेसाख्ता बोला। ये मेरी जुबान समझ सकता है, सारे शिकारी अंग्रेजी से नाबल्द नहीं हैं। तो फिर वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं, बूढ़ा जानवर खुश होकर बोला। कौन लोग? वो जिन्होंने हमें इस हाल को पहुंचाया। वो कहाँ हैं? उस पहाड़ पर, बूढ़े जानवर ने मनहूस पहाड़ की तरफ हाथ उठाकर कहा। 3 दिन पहले मैं भी इन्हीं लोगों में था। खूब, तो अपनों पर भी जुल्म डाल रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुम इसे कोई आसमानी बुला नहीं समझते? बूढ़े जानवर ने हैरत से कहा। कता नहीं, सारे शिकारी जाहिल और साइंस के कारनामों से बेबैरान नहीं हैं।
तब तो इन्हें चोट हो गई है, इन्होंने गलत जगह का इंतखाब किया। अच्छा तो तुम हमारे बारे में छानबीन करने के लिए जानवर बनाए गए हो? हरगिज नहीं, बूढ़ा जानवर जल्दी से बोला। मैंने इस वहशियाना हरकत के खिलाफ एहतजाज किया था। मेरा नाम निकोलस है, मैं वहाँ वायरलेस ऑपरेटर के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ, लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है, इस जंगल की तरफ से तो कतई नामुमकिन है। बुरा जानवर सारी लाकर बोला, लेकिन जर्द रेगिस्तान की तरफ से नामुमकिन नहीं है। आखिर इस मरकत का मकसद क्या है? मकसद का इल्म हम में से किसी को भी नहीं। सवाल तो यह है, जब इस तरफ से ये पहाड़ नाकाबिले कबूल है तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद मेरे फरिश्तों को इल्म हो, मुझे तो नहीं है। वहाँ बेहोश हो गया था, आदमी की हैसियत से बेहोश हुआ था। आंख खुली तो यहाँ जानवर बनाया पड़ा हुआ हूँ। तुम्हारी नस्ल की दो मादाएं भी हमारे साथ हैं। मेरे एहतजाज की असल वजह भी वही बनी थी, वो भी इस पहाड़ पर तुम्हारे साथ थी नहीं, वो कहीं और से लाई गई हैं। बैठ जाओ, अब मजीद कुछ देर गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत भूखा हूँ, इसे बुना हुआ गोश्त और रोटी का टुकड़ा दे दो, इमरान ने शार्क से कहा। वो घोड़ों की तरफ बढ़ गया जो अब पुरसुकून हो चुके थे। वो रेशे कैसे हैं जो हम पर टूट पड़ते हैं और हम बेबस होकर रह जाते हैं? एक खास किस्म की धात से बनाए गए और वायरलेस से कंट्रोल किए जाते हैं। मैं तुम लोगों को आगाह कर दूंगा वो रेशे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। अपने आदमियों को जंगल में कदम रखने से मना कर दो। वो तो मुझे इस गलत फहमी में यहाँ डाल गए, कोई शिकारी मेरी ज़ुबान नहीं समझ सकेगा। बात समझ में आने वाली है। बुरा जानवर खामोश होकर शार्क के लाए हुए खाने पर टूट पड़ा था। वो हमें बिल्कुल ही जानवर नहीं बना सके। हम आज भी पका कर खाते हैं और चाय पी गए बगैर दर्द सर में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन आदमियों में बैठने के काबिल तो नहीं रहे। बुरा जानवर जल्दी जल्दी मुंह चलाता हुआ बोला। फिर इमरान शार्क को होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लक बताने लगा। क्या तुम इस पर एतमाद कर सकते हो? पूरी बात सुन लेने के बाद शार्क ने सवाल किया। फिलहाल यकीन के साथ नहीं कह सकता, वैसे इसका भी इम्तिहान हो सकता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा। किस तरह इम्तिहान करोगे? अपने थैले से इस्तेमाल का मर्तबान निकाल लाओ। मैं इस इस्तेमाल तो हरगिज़ नहीं दूंगा, खुद बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ख़त्म होगी तो मैं क्या करूँगा? 3-4 गूंद से ज़्यादा नहीं। 3-4 गूंद से काम नहीं चलेगा, इतनी मकदार तो होनी चाहिए कि इसे अपने दिमाग पर काबू न रहे और सचमुच बोलने लगेगा। मेरे पास एक ऐसा सफूफ मौजूद है जिसकी आमजिश से 3-4 गूंद मशकीज़ा बर्तमाल बन जाएंगे। चलो उठो, तुम तिमाल निकालो, मैं अपने सामान से वो समूह तलाश करूँगा। शार्क तोहा करा उठा था। 2-3 मिनट बाद इमरान गिलास तैयार करके फिर पूरे जानवर की तरफ पलट आया। अगर चाहो तो शिकरारी शराब की कुछ मिकदार पेश की जा सकती है, इमरान ने इससे कहा। ओहो शुक्रिया शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मुझ पर मजीद एहसान करोगे तो ऐसा कर सकूंगा, अगर ऐसा कर सको तो। इमरान ने गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। हल्की हल्की चस्कियां ही लेना, हमारी शराब तुम्हारी शराबों से कई गुना ज्यादा तेज होती है। अच्छा अच्छा। वो 2-3 चस्कियों ने इसे चूंकने पर मजबूर कर दिया। वाकई हैरत अंगेज जायका और बू भी लाजवाब है। किस तरह कशीद करते हो? गिलास का आखिरी कतरा भी खलक में अंडेल लेने के बाद इसने झूमते हुए एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा किया। तुम में से कोई भी शिकराली बोल और समझ सकता है? इमरान ने इसका शाना हिलाकर सवाल किया था। सिर्फ एक औरत, लेजा गार्दो, वही इंचार्ज भी है। इस कुतिया ने मुझे इस हाल को पहुंचाया है। मैं नहीं जानता अब क्या होगा। क्या हम तुम्हें अपना शरीक कार कर ले तो क्या करोगे? हर तरह तुम्हारा हुक्म मानूंगा। चलो अभी इस पहाड़ पर दावा बोल दो। शिकार के पहले 11 आदमी कहाँ और किस तरह जानवर बनाए गए? यही इस जंगल में रेशों की यलगार के जरिए। लेकिन मुझ पर तो रेशों की यलगार नहीं हुई थी, तुम्हें किसी और तरह बेहोश करके इंजेक्शन दिया गया होगा। क्या मैं फिर आदमी बन सकूंगा? इमरान ने सवाल किया। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता और मकसद भी नहीं जानते, कता नहीं। क्या लेजा गोर्दो वही इस हरकत की जिम्मेदार है? नहीं, 3 बड़े कहलाते हैं वो लोग। लेजा मक्स एक निगरान की हैसियत रखती है। क्या तीनों भी पहाड़ पर है? सवाल नहीं पैदा होता। वो बहुत बड़े, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। मुझे तो एक फार्म ने मुलाजमत दी थी और यहाँ भेज दिया था। फार्म कहाँ है? तुर्की में। तुर्कों से तल्लक रखती है? नहीं, अमरीकी फार्म है। तो गोया तुम लोगों ने अपना हेडक्वार्टर तुर्की बनाया है। यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वही हेडक्वार्टर या मक्स एक शाख और हदयात साजी के लिए बूटियों की तलाश इस फार्म का बिजनेस है। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। इमरान ने इसका शाना पकड़कर आहिस्ता से लुटा दिया। देखते ही देखते वो गहरी नींद में डूब गया। हो गया इम्तिहान? शार्क ने पूछा। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा था। अब क्या बातें हुई? इमरान ने जितना मुनासिब समझा इसे भी बताते हुए कहा। अब इन पहाड़ों को भी देखना पड़ेगा। लीजा गुर्दो ने हेडक्वार्टर से आए हुए पैगाम को डीकोड किया था। कोई फायदा नहीं अगर वो सब कहीं छुप कर बैठ गए। इन्हें इनके घरों से निकाल कर जंगल में लाओ। अभी तक सिर्फ 13 अदद पर तजर्बा किया गया है। ये तादाद काफ़ी नहीं है।
मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर तादाद तेज़ी से बढ़ाई जाए। मतला करो अब जंगल में इनकी तादाद कितनी है। लीज़ा की पेशानी पर सलवटें उभर आई थीं। इसने कोर्स में लिखना शुरू किया। बराए हेडक्वार्टर, इस वक्त 4 अदद मुकामी, 2 लड़कियां और वो जिसके लिए हेडक्वार्टर से हिदायत मिली थी जंगल में मौजूद हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक 11 में से 2 अपनी कमीन गांव से निकलकर जंगल में दाखिल हो गए हैं। रफ्ता रफ्ता इन्हें बस्ती से निकाल लिया जाएगा। मजीद इजाफे के लिए दूसरी तदबीर इख्तियार की जाएंगी। जवाब लिखने के बाद वो टेली प्रिंटर के करीब जा बैठी और उसकी उंगलियां बोर्ड पर तेज़ी से चलने लगी। ऑपरेशन रूम में तनहा थी। पैगाम प्रिंट करके मशीन बंद की और उठ गई। ठीक इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। आ जाओ, इसने खुश्क लहजे में कहा। दरवाज़ा खोलकर एक कदावर और मजबूत जिस्म वाला आदमी ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। क्या बात है? लेज़ा का लहजा अब भी खुश्क ही था। मुझे निकोलस की तलाश है मदाम, वो वापस भेज दिया गया है। किसी को इसकी इतला ही नहीं। क्या ये ज़रूरी है कि दूसरों को इसका इल्म भी होता? मैं नहीं समझा मदाम। अगर वो इतला दे देना चाहता तो खुद ही दे देता। बहुत बुरा हुआ मदाम। क्या कहना चाहते हो? मेरी एक बहुत अहम चीज़ थी इसके पास। वो इस तरह मुझे मतला किए बगैर वापस जाने का मतलब यही हो सकता है कि उसने मेरे साथ बेईमानी की है। बैठ जाओ। लेज़ा ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया मदाम। आप बताओ क्या बात है? इसके बाद मेरी बहुत अहम चीज़ है। अगर तुम मुझे इसकी अहमियत का यकीन दिला दो तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मेरे एक बुज़ुर्ग की एक नोटबुक है। मैंने इसकी अहमियत के बारे में पूछा था। अहमियत? अब क्या फ़ायदा? अब हम इस जलील के गिर्द को भी नहीं पा सकूँगा। इस नोटबुक में क्या था? दरियाए नमीली के एक मोड़ पर पाए जाने वाले हीरों का सुराग था। लीज़ा हंस पड़ी। अंदाज ऐसा ही था जैसे नौवर्द को हमक समझती हो। यकीन करो मदाम, मेरे बुजुर्ग ने मंगोलों की एक पार्टी के साथ इधर का सफ़र किया था। वह बहुत कुछ लेकर वापस आए थे। इस नोटबुक में याददाश्त और नक्शे मौजूद थे। मैंने बचपन में ऐसी बेहतरी कहानियाँ पढ़ी और सुनी थी। खैर कुछ भी हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी इसी चक्कर में यहाँ आया था, वरना मुझे इन गैर इंसानी हरकत से सरोकार। क्या तुम अपने इन जुमलों की वजाहत कर सकोगे? क्यों नहीं, मुझे इस चक्कर में डालने वाला भी निकोलस ही था। इसने कहा था मेरी फार्म में मुलाजमत कर लो। अनकरीब एक पार्टी जड़ी बूटियों की तलाश में दरियाए नमीली की तरफ जाने वाली है। लीज़ा थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझसे ज़रूर तज़किरा करना चाहिए था। मैं दरिया नमीले के किनारे किनारे भी सफ़र कर चुकी हूँ। यहाँ कई मुकामी ज़बानों से वाकिफ़ हूँ। निकोलस तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? वो तो अव्वल दर्जे का बदमाश साबित हुआ था, इसलिए हेडक्वार्टर में इसकी तलबी हुई है। यहाँ आने से कबल इसने एक बड़ी रकम गायब कर दी थी। खुदा की पनाह, नौवर्द कराहा। अच्छी बात है, मैं देखूंगी कि तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया मदाम, नौवर्द उठता हुआ बोला। और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि लीज़ा हाथ उठाकर बोली, ठहरो जिरी। वो रुक कर मुड़ा। तुमने इसका जिक्र किसी और से तो नहीं किया? नहीं मदाम, निकोलस जानता है या आप जानती है? तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं इसे फिर बुलवाने की कोशिश करूंगी। यहाँ भी कोई चार्ज लगा कर जवाबदेही के लिए तलब कर लेना कोई मुश्किल तो नहीं? यही मुनासिब होगा मदाम। बस जाओ, लीज़ा मुस्कुराकर बोली, मैं देख लूँगी। शुक्रिया मदाम। वो बाहर चला गया। लीज़ा खामोश बैठी कुछ सोचती रही। थोड़ी देर बाद उठी थी और ऑपरेशन रूम से निकलकर निकोलस के अकामती कमरे की तरफ आई थी। कफल में कुंजी लगाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। निकोलस का सामान जूं का तू मौजूद था। बड़ी एहतियात से सामान की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन कोई ऐसी नोटबुक बरामद ना हो सकी जिसमें जेरी स्टाउटन वाली नोटबुक का गुमान हो सकता। कहीं वो निकोलस के पास ही ना रही हो। इसने सोचा, अगर ऐसा है तो फिर ज़ाया हो गई होगी, क्योंकि वह लिबास तो नजर आतिश कर दिया गया था जो जानवर बनाए जाने से कबल इसके जिस्म पर मौजूद था। खुद लीज़ा ने अपने हाथों से इसे भड़कते हुए आतिशदान में डाल दिया था। इस तरह जेबें टटोलने की जहमत गुआरा नहीं की थी। दरियाए नमीले के किसी किनारे पर पाए जाने वाले हीरे मक्स दस्तान की हैसियत नहीं रखते थे। इसने अभी इनके बारे में पहले से सुन रखा था, लेकिन मुकाम की सही निशानदेही किसी ने भी नहीं की थी। निकोलस का कमरा मकफल करके वो फिर ऑपरेशन रूम में आई और इंटरकॉम पर किसी से रब्ता करके जेरी को फिर बुलवाया। तुम्हें शिकरारी ज़बान आती है? इसने पहला सवाल किया था। नहीं बता मदाम, यही तो दुश्वारी है, जेरी बोला। नोटबुक यहाँ आने के बाद तुमने इसके हवाले की थी या वहीं इसके कब्जे में चली गई थी? वहाँ मैंने उसको दिखाई थी, दी नहीं थी। यहाँ पहुँच के इसने नक्शों को मुताला करने के लिए मांग ली थी। जब उसे राजदार बना लिया तो इस हद तक एतमाद करना ही चाहिए था। फितरी बात है। लीज़ा सर हिलाकर बोली, तो आपको यकीन आ गया कि दरियाए नमीली के किनारे
हीरे पाए जाते हैं, यकीन आए या ना आए, नोटबुक तुम्हें वापस मिलनी चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारे किसी बुजुर्ग की यादगार है। सर टॉमस ग्रे मेरे दादा थे, सर टॉमस ग्रे। लेज़ा कुछ सोचती हुई बोली, वही तो नहीं जिन्होंने एक सफ़रनामा पुरस्कार मशरक के नाम से लिखा था? वही वही मदाम। जेरी खुश होकर बोला, कमाल है, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम इतने मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हो। क्या बताता मदाम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। खिताब और जागीर मेरे बड़े भाई के हिस्से में आए, ख़ानदानी वालों से मेरा झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हें अब सर जेरी स्टाउटन के ग्रे कहा करूँगी। लीज़ा हंसकर बोली, मैंने अपने नाम के साथ ग्रे लिखना भी छोड़ दिया है। लीज़ा कुछ ना बोली। थोड़ी देर खामोश रहकर इसने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, बहुत जल्द निकोलस को दोबारा बुलवा लूँगी। जेरी के चले जाने के बाद हेडक्वार्टर के लिए पैगाम कूट करने लगी, जिसके मुताबिक उसने जेरी पर भी निकोलस का साथी होने और बगावत का इल्ज़ाम लगाते हुए हेडक्वार्टर को मशवरा दिया कि जेरी को ठिकाने लगा देना ही मुनासिब होगा, क्योंकि वो थोड़ी बहुत शिकराली भी बोल सकता है। अगर इसे जानवर बनाकर जंगल में पकवा दिया गया तो शिकराली जानवरों को हकीकत का इल्म हो जाएगा। पैगाम टेलीप्रिंटर के तो उससे रवाना कर देने के बाद वो जवाब का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे के बाद जवाब भी आ गया, जिसके मुताबिक इसे जेरी को ठिकाने लगा देने का इख्तियार दे दिया गया था। इसने तवील सांस ली और ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आई।